हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 11 से। डू यू फील एयर अराउंड यू? आप अपने आसपास जो है हवा को महसूस करते हैं। डू यू नो दैट वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज पाइल ऑफ एयर? आप जानते हो हमारे ऊपर जो है हवा का एक बहुत बड़ा ढेर है जिसके नीचे हम रहते हैं। वी इनहेल एंड एक्सहेल but we feel the air when it is in motion. हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, लेकिन हवा को हम तब महसूस करते हैं जब हवा चलती है, मोशन में होती है। It means air in motion is wind. हवा अगर गतिमान है, चल रही है, तो मतलब हम उसको wind कहते हैं। You have already learned about the fact that Earth is surrounded by air all around. आप इस बात को भी जानते हो कि जो हमारी धरती है वो चारों तरफ हवा से एक तरह से घिरी हुई है। This envelope of air is atmosphere, which is composed of numerous gases. अब ये जो हवा का एक कवर है पूरे अर्थ के अराउंड, ये एक एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। These gases support life over the earth surface. और यही गैसेस लाइफ को सपोर्ट करती हैं जो हम इंसान धरती के ऊपर जीते हैं। The earth receives almost all of its energy from the sun. धरती को पूरी उसकी एनर्जी सन से मिलती है। The sun in turn radiates back to space the energy received from the sun. अर्थ जो है वो रेडिएट बैक करती है, जो भी एनर्जी उसको सन से मिलती है वो उसको दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करती है। As a result, the earth neither warms up nor does it get cool over a period of time. नतीजा यह होता है कि इतना समय होने के बावजूद भी धरती ना तो बहुत ज्यादा गर्म हुई है ना बहुत ज्यादा ठंडी हुई है। Thus, the amount of heat received by different parts of the earth is not the same. इसी वजह से क्या होता है, धरती के अलग अलग हिस्सों पे जो हीट हम रिसीव करते हैं वो एक जैसी नहीं होती। This variation causes pressure differences in the atmosphere. इसी की वजह से ये जो एक वैरायटी होती है, वेरिएशन होता है, इसी की वजह से प्रेशर में भी डिफरेंस आता है एटमॉस्फेयर के। This leads to the transfer of heat from one region to the other by winds. और जो हीट है उसका जो ट्रांसफर होता है वो एक रीजन से दूसरे रीजन विंड्स की मदद से होता है। This chapter explains the process of heating and cooling of the atmosphere and the resultant temperature distribution over the earth surface. तो आपका ये जो चैप्टर है इसमें मेनली हम जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है हीटिंग और कूलिंग की जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल अर्थ सरफेस पे उसको हम जानेंगे। अब शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, सोलर रेडिएशन। The earth surface receives most of its energy in short wavelengths. हमारी धरती की सतह पे जो भी एनर्जी आती है वो छोटी छोटी वेवलेंथ की फॉर्म में आती है। The energy received by the earth is known as incoming solar radiation, which in short is termed as insolation. ये जो एनर्जी हमारी अर्थ रिसीव करती है इसको बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन और उसको शॉर्ट में बोला जाता है इंसोलेशन। As the earth is geoid, resembling a sphere, the sun rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercepts a very small portion of sun's energy. कहने को हमारी अर्थ जो है वो एक जियोइड की तरह है, एक स्फीयर के जैसी है। इस वजह से सन की जो रेज हैं वो ऑब्लिक यानी थोड़ी सी एट एन एंगल होती है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, जिसकी वजह से अर्थ जो है बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है सन की एनर्जी का ले पाती है। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो एवरेज अर्थ जो है 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट अपनी टॉप की एटमॉस्फेयर पे रिसीव करती है। द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन अ ईयर ड्यू टू द वेरिएशंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जो सोलर आउटपुट रिसीव करा जाता है अर्थ के जो एटमॉस्फेयर उसके टॉप पे, वो भी साल में थोड़ा सा चेंज होता रहता है क्योंकि जो डिस्टेंस अर्थ और सन का है उसमें भी चेंजेस आते हैं। During its revolution around the sun, the earth is farthest from the sun 152 million kilometer on 4th July. जो रिवॉल्यूशन होता है सन के अराउंड, सबसे दूरी वाला जो रिवॉल्यूशन होता है वो होता है 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे 4th जुलाई को। The position of the earth is called aphelion. इस पोजीशन को हम अर्थ की एफिलियन कहते हैं। On 3rd January, the earth is nearest to the sun 147 मिलियन किलोमीटर, और 3rd जनवरी को अर्थ बहुत करीब होती है सन के, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर। दिस पोजीशन इज कॉल्ड फेरिलियन।
इसको हम पेरिलियन कहते हैं। Therefore, the annual insolation received by the Earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. इस वजह से एनुअल इंसोलेशन जो हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, अर्थ जो रिसीव करती है 3rd जनवरी को, वो थोड़ी ज्यादा होती है उस अमाउंट से जो कि 4th जुलाई को रिसीव करती है। However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like the distribution of the land and the sea and the atmospheric circulation. जो अफेक्ट है इस वेरिएशन का सोलर आउटपुट में, वो हमें और फैक्टर्स से भी मिलता है, जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या सी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन है उससे। Hence, this variation in solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth. पर ये जो वेरिएशन है सोलर आउटपुट का, इसका बहुत ज्यादा असर जो है हमें नहीं देखने को मिलता है जो हमारा रोज का मौसम चेंज होता है अर्थ सरफेस पे उसके में अंदर। Variability of insolation at the surface of the earth. The amount and the intensity of insolation vary during a day, in a season and in a year. जो अमाउंट यानी मात्रा में जिस तीव्रता से इंसोलेशन होता है वो दिन में, मौसम जो हमारा सीजन होता है उसमें या साल में चेंज रहता है, इसके अंदर काफी बदलाव आता है। The factors that causes these variations in insolation are, अब कौन कौन से फैक्टर्स जो इस इंसोलेशन के लिए जिम्मेदार है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का अपनी धुरी पे जो घूमना है, एक तो वो फैक्टर है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, जो सन की रेज पड़ती हैं उसका जो एंगल है इंक्लिनेशन का, एक वो फैक्टर है। लेंथ ऑफ द डे, दिन की लंबाई। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो कितना पारदर्शी है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, जो लैंड कॉन्फ़िगरेशन है उसके पहलू के अकॉर्डिंग। और द लास्ट टू हाउएवर हैव लेस इन्फ्लुएंस, कहने को जो ट्रांसपेरेंसी है एटमॉस्फेयर की या जो कॉन्फ़िगरेशन है लैंड का इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, वो जो है क्या कहते हैं उनका कम प्रभाव होता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली जिम्मेदार होते हैं इंसोलेशन के वेरिएशन के लिए। The fact that the Earth's axis made an angle of 66.5 with the plane of its orbit around the Sun has greater influence on the amount of insolation received at different latitudes. ये जो एक तथ्य है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है अपने प्लेन पे ऑर्बिट्स के साथ, जो सन के अराउंड घूम रही है उसका ज्यादा प्रभाव होता है जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव करते हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पे। Note the variations in the duration of the day at different latitudes on solstice given in table 9.1. अब आपको जो वेरिएशंस दिए गए हैं उसको नोट करके देखिए, जो ड्यूरेशन आपका दिया गया है दिन का अलग अलग लैटिट्यूड्स पे टेबल 9.1 के अंदर। The second factor that determines the amount of insolation received is the angle of inclination of the rays. दूसरा फैक्टर जो बताता है कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो रिसीव हुआ है वो कैसा है, वो बताता है एंगल जो इंक्लिनेशन का है रेज। This depends on the latitude of the place. ये जगह के latitude पे डिपेंड करता है। The higher the latitude, the less is the angle they make with the surface of the earth, resulting in slant sun rays. जितना ज्यादा ऊंचा latitude होगा उतना कम एंगल होगा जो वो सरफेस के साथ बनाती है अर्थ के, और उसका नतीजा क्या होता है, तिरछी सन रेज मिलती है। The area covered by the vertical rays is always less than the slant rays. और जो एरिया वर्टिकल रेज कवर कर रही हैं वो हमेशा कम होता है स्लैंट रेज के मुकाबले। If more area is covered, the energy gets distributed and the net energy received per unit area decreases. अगर ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और जो नेट एवरेज एनर्जी होती है पर यूनिट जो रिसीव होती है वो कम हो जाती है पर यूनिट एरिया। Moreover, the slant rays are required to pass through greater depth of the atmosphere, resulting in more absorption, scattering and diffusion. जो स्लैंट रेज होती हैं उनको ज्यादा एटमॉस्फेयर की गहराई के थ्रू पास होना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, ज्यादा बिखरती हैं और ज्यादा डिफ्यूज होती हैं। द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा पारदर्शी है जो छोटी छोटी वेव्स आती हैं सोलर रेडिएशन की उनके लिए। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, इंसोलेशन हम जिसे बोलते हैं, ये पहले एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होती हैं, उसके बाद जाके धरती की सतह से टकराती हैं। विद इन द ट्रोपोस्फियर, वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। ट्रोपोस्फियर पे क्या होता है, जो वाटर वेपर है, ओजोन है और जो बाकी गैसेस हैं
वो ज्यादातर जो उसके पास की इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Very small suspended particles in the troposphere scattered visible spectrum both to the space and towards the earth surface. बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं ट्रोपोस्फियर में वो बिखरते हैं जो कि विजिबल है स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेस के लिए भी और अर्थ सरफेस के लिए भी। दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई, और इसी वजह से हमारे आसमान में रंग दिखता है। द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ द सन and the blue color of the sky as the result of the scattering of light within the atmosphere. जो हमें लाल कलर दिखता है सूरज के उगने का या सूरज के डूबने का, ये जो नीला कलर दिखता है स्काई का, ये बेसिकली लाइट के बिखरने की वजह से होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। Spatial distribution of insolation at the earth's surface. The insolation received at the surface varies from about 320 watt per meter square in the tropics to about 70 watt per meter square in the poles. जो इंसुलेशन रिसीव होता है सरफेस पे, अब वो भी काफी वेरिएट करता है। लगभग 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है ट्रॉपिक्स में, जबकि 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है पोल्स पे। मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वेयर क्लाउडलीनेस इज द लीस्ट। सबसे ज्यादा इंसुलेशन जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे होता है जहां बादल जो है बहुत कम होते हैं। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर पे भी कम इंसुलेशन होता है ट्रॉपिक्स के मुकाबले। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशियंस। इसी तरह से सेम लैटिट्यूड पे इंसुलेशन कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा होता है, ओशियन पे कम होता है। इन विंटर द मिडिल एंड द हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। विंटर के में जो है मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स उनको कम रेडिएशन मिलता है समर के मुकाबले। फिर है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अलग अलग तरीके हैं जिससे जो हमारा वातावरण है वो ठंडा और गर्म होता है। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसफर्स द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन अ लॉन्ग वेव फॉर्म। अब क्या होता है, जब अर्थ को गर्म हो जाती है, जो उसको इंसुलेशन मिलता है, उसके बाद वो जो हीट है वो दोबारा ट्रांसमिट करती है एटमॉस्फेरिक लेयर्स की तरफ जो कि अर्थ के पास है, और वो जाते हैं लॉन्ग वेव फॉर्म में। The air in contact with the land gets heated slowly and the upper layers in contact with the lower layers also get heated. जो हवा जो है जमीन के पास होती है, कांटेक्ट में होती है, वो जल्द जो है धीमे धीमे गर्म होती है, जबकि जो अपर लेयर्स जो कि उस लोअर लेयर के कांटेक्ट में है वो भी उसके साथ साथ गर्म होने लगती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। Conduction takes place when two bodies of unequal temperature are in contact with one another. There is a flow from energy from the warmer to the cooler body. कंडक्शन वहां होता है जब दो बॉडीज अनइक्वल टेम्परेचर की एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, और जो फ्लो है एनर्जी का वो गर्म से कूलर बॉडी की तरफ जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर और द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। ये ट्रांसफर जो हीट का है ये तब तक चलता रहता है जब तक दोनों बॉडीज का तापमान एक जैसा नहीं हो जाता या दोनों का कांटेक्ट न टूट जाए। कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और कंडक्शन बहुत जरूरी होता है जो लोअर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उनको गर्म करने में। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एयर अर्थ के कांटेक्ट में होती है वो बिल्कुल सीधी वर्टिकल जो है हीट होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, और इसका जो फॉर्म होता है वो करंट की फॉर्म में होता है, और उसके बाद ये फिर ट्रांसमिट करती है हीट को एटमॉस्फेयर के। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। और ये जो प्रक्रिया है वर्टिकल हीटिंग की एटमॉस्फेयर के, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर। और ये जो कन्वेक्टिव तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर होने का, ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक ही सीमित है। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। अब यही जो हीट का ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर की मदद से, उसे एडवेक्शन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अर्थ का या एयर का वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल मूवमेंट के मुकाबले। इन मिडिल लैटिट्यूड्स most of the diurnal variation in the daily weather are caused by the advection alone. जो मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं उसमें ज्यादातर डायरनल्स यानी कि डे और नाइट के जो वेरिएशंस हैं डेली वेदर के अंदर, वो एडवेक्शन की वजह से ही होते हैं।
In tropical regions, particularly in northern India during summer season, local winds called loo is the outcome of advection process. और ट्रॉपिकल रीजन में खास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में गर्मियों के मौसम में जो लोकल हवाएं चलती हैं जिसे हम लू कहते हैं वो इसी एडवेक्शन प्रोसेस का नतीजा है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये करते हैं अगले वीडियो में।